जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए हमेशा की तरह बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, बहुत सारे हमें कमेंट्स आए हैं जिनमें हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जानकारी मांगी है। कहीं पर पेंशन में हो रही रिकवरी से पेंशनर्स परेशान है, तो कहीं सही बेसिक की जानकारी नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स के बारे में हमारे बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जानना चाहते हैं। ये और इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। यानी यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन सभी कमेंट्स के जवाब देखते हैं। लेकिन देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स के बारे में जरूर से बात करना चाहती हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि इस चैनल के माध्यम से जो मैं प्रयास करती हूँ कि हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की जो वेलफेयर से जुड़ी जानकारी है वो उन तक पहुंचाने का प्रयास करूं। और उनमें देखिए मैं कहीं ना कहीं सफल भी हो रही हूँ। और ये हमें पता चल रहा है आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स से। मुझे बेहद खुशी है कि देखिए आज हमारे जो पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं वो 18 महीने के डीएडीआर को लेकर जानकारी नहीं चाहते हैं, ना वो किसी एरियर को लेकर जानकारी चाहते हैं। पर स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स को लेकर जब मैंने वीडियो बनाई तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स हमें ऐसे आए जिन्होंने इस प्रयास की सराहना की है और साथ में ही अपने यहाँ ये स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स कब है इसके बारे में जानकारी मांगी है। तो आज के इस वीडियो में देखिए दिसंबर महीने में कहाँ कहाँ कौन सी डेट को ये आउटरीच प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं विस्तार से उस शहर के नाम के साथ इसकी जानकारी मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी एक एक करके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैडम एयरफोर्स से जो पीपीओ आया है उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो इसको लेकर बहुत मुश्किल आ रही है, क्या करें। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन गलतियों को सुधारने के लिए जैसे कि अगर आपका जो विवरण है उसमें अगर कुछ गलतियां हैं तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं स्पर्श में। या इसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली डिटेल में कुछ गड़बड़ियां हैं, नाम के स्पेलिंग्स में मिस्टेक है, सरनेम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मिस्टेक है, तो इन सारी चीजों से जुड़ी हुई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करके एक ग्रेवेंस देनी है। 1-2 महीना वेट करिए। अगर फिर भी इसके बाद भी स्पर्श की तरफ से नया पीपीओ जारी नहीं होता है, आप जो ग्रेवेंस दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो आप सीपी ग्राम के थ्रू जरूर से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं बेटी को पेंशन मिल रही है पर उसकी भी एक बेटी है, क्या उसे भी फैमिली पेंशन मिल सकती है। देखिए ये कमेंट जो है इसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। ये अगर कोई सर्विस पेंशनर से लिख रहे हैं कि इनकी बेटी को पेंशन मिल रही है तो काफी हद तक मुमकिन है कि उनकी उनकी जो बेटी है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई होगी और उनकी जो बेटी है वो फैमिली पेंशन ले रही है। तो इस केस में उनकी जो डॉटर है अगर वो बिना शादी के रहती, मतलब शादी नहीं कर रही है या डिवोर्स ही है या विडो है, इन तीनों केस में उनकी बेटी को पेंशन फॉरवर्ड होगी। पर इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कमेंट्स करते हैं तो विस्तार से कमेंट करिए ताकि हम उसके बारे में समझ पाए। आप जब आपकी बेटी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये यही है कि आपकी बेटी की उनको उनकी हस्बैंड की उनको पेंशन मिल रही होगी, तो विस्तार से कमेंट करिए ताकि हम इसके बारे में गाइड जरूर से कर पाए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम क्या सेंट्रल रेलवे में जो डिवोर्सी को मेडिकल अलाउंस मिलता है या नहीं। मेरी मम्मी को एफएमए में हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती थी, जब मुझे पेंशन मिलने लगा तो मेडिकल अलाउंस ऐड नहीं किया है, प्लीज बताइए। आप जो ये लिख रही है ना कि एफएमए में हॉस्पिटल फैसिलिटी, यानी उन्होंने कार्ड बनवाया होगा, जैसे हमारे डिफेंस में एसीएचएस का कार्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो उनके पेंशनर्स हैं उनके लिए अलग कार्ड बनता है, तो वो उन्होंने बनवाया होगा जो उन्होंने फैसिलिटीज लिए। तो इस केस में
आपके पास एक बार ऑप्शन है, आप चाहे तो कार्ड बनवा सकती हैं, नहीं तो फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए क्लेम कर सकती हैं। लेकिन एक बार जब आप इसके लिए स्विच कर लेती हैं या फिक्स मेडिकल अलाउंस ले लेती हैं, तो फिर आप कार्ड बनवाने में दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा यही है दवाइयों के रेट वगैरह को देखते हुए, और कार्ड एक जो है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस रहना बेहद ही ज़रूरी है। तो कार्ड बनवाने का ही मैं एडवाइस दूँगी, और क्योंकि आपकी माताजी पहले से उनके पास हेल्थ कार्ड था, तो आपका कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे हमारे एक एजेड जो पेंशनर्स हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट किया है। देखिए, ये लिख रहे हैं कि आप चैनल के ज़रिए वसूली के बारे में पीसीडीए से बातचीत क्यों नहीं कर सकती हैं? आपकी वसूली के पक्ष और विपक्ष में। एक बार सुप्रीम कोर्ट के पत्र में साफ लिखा है कि सेवानिवृत्त लोगों से वसूली नहीं ली जा सकती है। कृपया इसको स्पष्ट करिए। देखिए, एयरफोर्स से रिटायर हमारे एक पेंशनर्स का ये मैसेज है। बिल्कुल देखिए, ऐसा एक ऑर्डर था, लेकिन उसमें देखिए रिकवरी की कुछ लिमिट्स हैं। जहाँ बहुत सारे ऐसे केस हैं। कल भी एक वीडियो में मैंने शेयर किया था, एक फैमिली पेंशनर्स को 13 लाख की रिकवरी आई है। अब इतनी बड़ी रिकवरी किसी ऑर्डर से नहीं रुकने वाली है। और ये ऑर्डर कितने विभाग मान रहे हैं, मंत्रालय मान रहे हैं, ये आपको भी पता है। कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो अगर रिकवरी आती है, तो सबसे पहला कदम हमारा यही होना चाहिए कि ये चेक करना है कि ये रिकवरी सही भी है या नहीं है। अगर रिकवरी सही है और अमाउंट बहुत बड़ा है, तो इसके लिए आपको क्या कार्रवाई करनी है, तो संपर्क करिए। मैं विस्तार से इसके बारे में बात करूंगी। ये मैं उन सभी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को कह रही हूँ जिनको पेंशन से रिकवरी काटी जा रही है। चलिए, अगला कमेंट है। ये लिख रहे हैं कि मैम 16 साल फैमिली पेंशन का टेबल बताइए। देखिए, ये कमेंट्स मुझे उस वीडियो में आए हैं जहां मैंने एक आदेश की कॉपी शेयर की थी, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया था, और हमारे OROP 3 के कुछ टेबल्स, जैसे टेबल नंबर 11, टेबल नंबर 26, टेबल नंबर 48, टेबल नंबर 49 और टेबल नंबर 94, इन सभी में कुछ बदलाव किए गए थे। उनकी पेंशन दरों में बदलाव किए गए थे, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो गलत दर आ गए थे। तो इसके बाद नई टेबल्स को जारी कर दिया गया, पर ये यही टेबल है कुछ 5 जिसके बारे में मैंने बात की थी उस वीडियो में। अगर आप को उस टेबल के हिसाब से पेंशन मिल रही है, तो आपकी पेंशन में संशोधन होगा। लेकिन अगर आपको कोई अलग टेबल के हिसाब से पेंशन मिल रही है, तो आपकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम कोई भी बेनिफिट्स हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशनर है कोई, जो 2 साल की सर्विस भी पूरी नहीं की है और उसके पहले 50% डिसेबिलिटी के साथ आ चुके हैं रिटायरमेंट। OROP 3 में इनके लिए कोई भी बेनिफिट है या नहीं? देखिए, OROP 3 का पेंशन जो एरियस है, या उनकी उसके हिसाब से जो पेंशन में संशोधन होना है, वो काफ़ी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को हो चुका है। बावजूद इसके अभी बहुत सारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको OROP 3 का लाभ नहीं मिला है। आप एक काम कर सकते हैं, CP ग्राम के माध्यम से कंप्लेन करिए, आपको रिकॉर्ड से इसको लेकर जवाब मिल जाएगा। अगर आपने विस्तार से इस कमेंट में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होती, तो मैं जानकारी दे देती कि अभी उसके हिसाब से बेसिक कितनी आ रही है, पर इस कमेंट को देख के मैं सही बेसिक नहीं बता पाऊंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं 29 फरवरी 2012 को सूबेदार रैंक से 28 साल 12 दिन सर्विस करके रिटायर आया हूँ। क्या मुझे OROP 1, 2 या 3 का कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि अभी तक OROP 1, 2 का कोई फायदा नहीं मिला है। OROP 3 में भी दिक्कतें हैं, कृपया करके बताइए। देखिए, OROP 2 और OROP 3 में सूबेदार रैंक की पेंशन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ज्यादा बढ़ोतरी क्या कहूँ, कि नहीं हुई है बढ़ोतरी तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन OROP 1 जो आई थी 2014 में, और जिसका एरियस 2016-17 के आसपास मिला होगा, तो उसमें आपकी पेंशन में जरूर से बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि 2012 में आप रिटायर होकर आए हैं, तो OROP 1 का लाभ तो आपको जरूर से मिला होगा। फिर भी अगर आपको डाउट्स है कि आपको OROP 1 भी नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल है कि CP ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा देनी है, तो रिकॉर्ड या PCD की तरफ से आपको इसको लेकर जवाब जरूर से आ जाएगा। तो अभी हमने एक एक करके इन सभी कमेंट्स के जवाब देखे। अब वीडियो के अंत में, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं उन शहरों के नाम और डेट वाइज जानकारी शेयर कर दूंगी जहां दिसंबर महीने में स्पर्श आउटेज प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो चलिए, वो जानकारी भी अब शेयर कर। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, इस बोर्ड पे ये सारी डिटेल मैंने लिख कर रख दी है। देखिए, नेम ऑफ कंट्रोलर ऑफिस,
साथ ही में वो डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये आउटरीच प्रोग्राम्स होने वाले हैं और वो डेट जिन तारीख को ये प्रोग्राम्स को आयोजन किया गया है। देखिए, सीडीए सिकंदराबाद के तहत यहाँ पर विशाखापट्टनम में 18/12/2025 को है, वहीं पर गुंटूर में है 11/12/2025 को। इसके साथ अगर बात करूं सीडीए पटना की, तो देखिए पटना में ये आउटरीच प्रोग्राम्स होने जा रहा है 10/12/2025 को, यानी दिसंबर महीना की 10 तारीख को। अब पीसीडीए चंडीगढ़ में के तहत कांगड़ा में होने जा रहा है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख, यानी 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। अब इसी के साथ पीसीडीए चंडीगढ़ के तहत ही मंडी आ रहा है, तो उसकी भी अगर बात करूं तो 22 दिसंबर 2025 को है वहां पर। पीसीडीए जम्मू की अगर बात करें तो श्रीनगर में है 19 दिसंबर 2025 को। सीडीए मेरठ की अगर बात करूं तो बागपत में है 9 दिसंबर 2025 को, और इसी के साथ चमोली की बात करूं तो 16 दिसंबर 2025 को है। वहीं पर पीसीडीए पुणे की बात करें तो अहमदाबाद में है 19 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2025 तक। यानी देखिए नवंबर महीने में जो फर्स्ट आउटरीच प्रोग्राम्स होने वाले थे, काफी ऐसी जगह है जहां पर ये आउटरीच प्रोग्राम्स हो गए हैं नवंबर महीने में, लेकिन अभी इन जगहों पर जो है दिसंबर महीने में आउटरीच प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके शहरों के नाम इसमें जरूर से होंगे, और अगर आपको भी पेंशन संबंधित कोई समस्या है तो इस आउटरीच प्रोग्राम्स का लाभ जरूर से लीजिएगा। और इस वीडियो के अंत में ये बात फिर से दोहरा दूं कि जब आप स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स या पेंशन अदालत में जाते हैं अपनी कोई पेंशन संबंधित समस्या को लेकर, तो आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स जरूर से लेकर जाने हैं, जैसे आपकी डिस्चार्ज बुक, आपका पीपीओ, ये सारी, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और साथ ही में 1 या 2 उनका जो पूरा है जेरोक्स वगैरह, वो भी आपको करवा के लेकर जाने हैं, ताकि आप कोई भी परेशानी आपको ना हो। तो चलिए, यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय